डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक अध्ययन इतिहास में पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ उससे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यूरोप किसी एक देश का नाम नहीं है। जो हमारे महाद्वीप हैं, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसी प्रकार यूरोप भी एक महाद्वीप है। और विश्व में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना इसी यूरोप महाद्वीप में शुरू हुई। यूरोप महाद्वीप में बहुत से देश शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये सभी देश यूरोप महाद्वीप में आते हैं। आज जो इनकी स्थिति है 18वीं और 19वीं सदी में ये इससे भिन्न थी। सारा यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। तभी वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, ये जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि जो नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने थे जिनकी की राष्ट्रीय पहचान एक समान थी। यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया आदि राज्य स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए थे। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाएं और जो तथ्य हैं उनको जानना होगा। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राज सत्ता समाप्त करके प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। निरंकुश से अभिप्राय यहाँ पर जिस सत्ता पर कोई अंकुश न हो और राजा अपनी मनमानी करे। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी इच्छा ही कानून है और मैं ही राज्य हूँ। इसके बाद अगली घटना 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता है जिसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ कानून बनाए और इन्हें नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। इसने न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। क्रांतिकारी फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का यह पहला राजनीतिक प्रयोग था। यहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया।
19वीं शताब्दी की ही एक अन्य प्रमुख घटना वियना कांग्रेस का गठन है। 1815 में ब्रिटेन, प्रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने उनके जो प्रतिनिधि थे यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया, वियना में इकट्ठे हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिक्स ने की। यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान की अन्य घटनाओं में 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसके बाद इस अध्याय में जो मुख्य तथ्य है वो है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही। तो यूरोपीय जो राज्य थे फ्रांस और इटली, वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन में इन देशों की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भी भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जिसमें से एक प्रमुख नाम ज्यूसेप्पे मैत्सिनी है। ये इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिससे एकीकरण की भावना को बल मिला। वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में गैरीबाल्डी का नाम लिया जाता है। ये इटली के महान क्रांतिकारी थे जो मैत्सिनी का सहयोगी और उसके समकालीन था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन भी चलाए। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। इनको जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। डियर स्टूडेंट्स, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो अध्याय हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द यूज किए गए हैं, तो इन शब्दावली के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। कुलीन वर्ग किन्हें कहा जाता था कि ये जमीन के मालिक यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। निरंकुशवाद जैसा कि पहले भी बताया गया कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। उदारवाद इंग्लिश में लिबरलिज्म शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, जो लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों पर बल देता है। कुल मिलाकर जो नए आयामों को अपनाने में संकोच करते हैं, पुराने ख्यालों और विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इन विचारों को रूढ़िवादी विचार कहा जाता है। इसके बाद यूटोपिया कल्पना आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद जो कि पहले भी बताया है, राष्ट्रीय भावना का विकास करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन। नारीवाद स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। भूस्वामी या जंकर्स
ये प्रशा की एक ऐसी सामाजिक श्रेणी का नाम था जिसमें बड़े बड़े जमींदार और भूमियों के स्वामी शामिल थे। जोलवेराइन ये एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से भी अधिक थी, और ये संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब इस अध्याय में कुछ प्रतीक प्रयोग किए गए हैं, उनका महत्व क्या है या उनका अर्थ क्या है, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। टूटी हुई बेड़ियां, जिसका कि महत्व या अर्थ है आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जो जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति के रूप में है। ब्लूत पत्तियों का मुकुट वीरता के लिए माना जाता था। तलवार मुकाबले की तैयारी को दर्शाती है। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, जो कि शांति की चाह को दर्शाती है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा है, जो 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया। एक नए युग का सूत्रपात, उगते सूर्य की जो किरणें हैं वो नए युग का सूत्रपात है। तो ये था हमारा अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उम्मीद है आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसमें से हासिल हुई होगी। आप वीडियो को रोककर लिखे हुए को भी पढ़ सकते हैं और इन्हें नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपको ये बातें याद रहें। तो धन्यवाद सभी का। इसी प्रकार के और वीडियो और जानकारी हासिल करने के लिए जुड़े रहिए हमारे एक कदम चैनल से। प्लीज़ सभी से लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम भविष्य में भी इसी प्रकार के और वीडियो आपके साथ साझे करते रहें। धन्यवाद।